हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा डे नंबर 5 है। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर बात मैं करूंगी वर्ग की, तो वर्ग आपका 1 से 5 हो चाहे 6 से 8 हो और 9 से 10 हो, ये सारे वर्ग के लिए ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। साइंस यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस लेवल चल रही है, और खास बात क्या है इस वीडियो की कि यहाँ पर जो हम कंटेंट करते हैं साथ ही साथ उसका एग्जाम्पलर भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपका फिजिक्स का मैं जो चैप्टर आपको ग्रेविटेशन करा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा डे नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें क्लास 11th स्टैंडर्ड का लेवल तक का मैंने आपको बायो का 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया है, जिसमें कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्जॉर्प्शन है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। प्लस आपका जो नर्वस सिस्टम वाला, जिसमें ब्रेन, ईयर, आईज ये सब है, हमको न्यूरॉन्स पढ़ना है, ये चैप्टर मैं आपको क्लास 11th स्टैंडर्ड तक का कंप्लीट करा चुकी हूँ। नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लो। रही बात इसके पीडीएफ नोट्स की, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर। बस 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उस हैंड रिटन नोट से अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हो। पर उसका मेन मोटो क्या है, आपको पहले वीडियो देखना है, क्योंकि आप जब वीडियो देखोगे तब उस हैंड रिटन नोट से आप समझ पाओगे, क्योंकि चीजें थोड़ी शॉर्ट में लिखी है, क्रिस्प लिखी है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको पोथा ना लेके बैठना पड़े। बस आप देखिए ऊपर से, समझिए फ्लो चार्ट को और आप आगे बढ़ जाए। और आज का सेशन हमारा क्लास 9 स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशनल चैप्टर जो आपको पिछला मिल चुका है, उसका आज फर्दर एक तरह से कंटिन्यूएशन है, जिसमें कि हम आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो थ्योरी तो मैं करा ही रही हूँ, साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्पलर्स हैं आपके एनसीईआरटी के, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और आपने एग्जाम्पलर्स नहीं किए, आप देखेंगे जब पेपर उठा के, तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये एग्जाम्पलर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और मैं आपको एक एक एग्जाम्पलर यहाँ पर करवाऊंगी। तो ये सेशन को जरूर देखिए, और आपको कुछ फायदा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर डेली आपको #10 का डोज दिया जाता है, तो ये आपको तब तक लेना है जब तक कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती। और पिछले टीआरईज वालों का रिस्पॉन्स अच्छा था, उनको इन वीडियो से हेल्प मिली, तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एक एग्जाम्पलर है। तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से उठ के ही क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन वही आते हैं, ठीक है। आप ये वैल्यूज चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, पर क्वेश्चन वही रहते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है, ये आपको इंग्लिश में लिख रहा होगा, साइड में आप देखेंगे आपको इसका हिंदी वर्जन भी क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो हमने कल एक फॉर्मूला देखा था जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे था डिपेंडेंट। तो फॉर्मूले में क्या था, फोर्स था। तो फोर्स का एक फॉर्मूला था, जिसमें क्या फॉर्मूला बताया गया था कि F बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशन G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, ये फॉर्मूला हमको पता है, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर B है, ठीक है। ठीक है, ये 2 पिंड हैं जिनके बीच की दूरी क्या कर दी गई है, इनके बीच की दूरी पहले क्या थी, r थी, अब नई दूरी क्या कर दी है, r/2 कर दी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में दिया है कि पहले दूरी क्या थी, पहले दूरी थी r थी, अब दूरी क्या कर दी गई, r कर दी गई है। मास में कोई भी फर्क नहीं है, मास इसका अभी भी m1 m2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको कि क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला कि पहले दूरी क्या थी, सॉरी, तो पहले क्या दूरी थी, पहले इनकी दूरी r थी, दोनों पिंड के बीच की दूरी r थी। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला कि चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। तो ये क्या था, ये हमारा ओरिजिनल था, F1 था, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 आपका मतलब जो आप नया फोर्स की बात करेंगे, तो G हमारा वही का वही है, M1 हमारा वही का वही है, M2 हमारा वही का वही है, पर यहाँ पर r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। अब देखो, अब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 बराबर हो जाएगा G M1 इंटू M2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन में इंटू 1 अपॉन में 4, ठीक है। r स्क्वायर अपॉन में 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये G M1 M2
और अपॉन में आर स्क्वायर, ये जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हम क्या इसको f1 पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f2 की वैल्यू हो जाएगी f2 इज इक्वल्स टू आपका f1 अपॉन में 1 अपॉन में 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि f2 बराबर हो जाएगा क्या आपका 4f1। ठीक है, तो जो आपका नया फोर्स आया, जो फोर्स में बदलाव आया वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ जो पुराना वाला फोर्स था। मतलब हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो किस तरह से फोर्स में बदलाव हुआ, ये कैसा हो गया, 4 गुना हो गया किसके, आपके फोर्स F1 के। ठीक है, तो ये आपको ये रिलेशन यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, अब देखो, अब इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको करा के बता दिया किस तरीके से निकलेगा। अब आप वापस से साइड में एक इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये इमेज है। इसमें क्या है, एक में आपको क्या कर दिया है, डिस्टेंस अब ट्वाइस कर दी है। ठीक है, डिस्टेंस अब ट्वाइस कर दी है, मतलब कि r की वैल्यू क्या कर दी है, r की वैल्यू 2r कर दी है। ठीक है, पहले r था, अब r नए वाले में क्या हो जाएगा, नए r में 2r हो जाएगा। और इसका सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस भी इस तरह से आप देख सकते हैं, और थर्ड वाला केस क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और आपने एक क्वेश्चन समझ लिया किस तरीके से करना है, तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको वैल्यू में पुट करके इस तरीके से इसको इक्वेट करके आपको इसकी फोर्स का क्या है, क्या चेंज हो रहा है फोर्स में, ये आपको देखना है। ठीक है, आई होप तो ये आपको यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। ठीक है, और ये स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, इसको स्टॉप करो, इसको अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या हमारा मास ऑफ वेट, जो आपका द्रव्यमान है और जो आपका भार है, इसमें क्या अंतर है। देखो, मास की वैल्यू सबसे पहले ये समझ लो, जो इसका मात्रक होता है, ये हमेशा हम एक बोलते हैं ना कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, तो हम बोलते हैं मेरा वेट कितना केजीज में है, पर वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इस चीज को कब हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो जनरली केजी में लोग आंसर लगा के आ जाते हैं। तो आपको पता है कि वेट मतलब भार, तो भार का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मात्रक इसका आप जान लेंगे, तो इसका मात्रक है न्यूटन, मतलब एक तरह का ये वेट क्या है, फोर्स है। अब कौन सा फोर्स है वो हम देखते हैं। अब दूसरी बात है द्रव्यमान मास की, तो द्रव्यमान की यूनिट हो जाती है केजी। तो जो आप अपना वेट बताते हैं, ये वेट ना होकर ये आप बताते हैं मास, मतलब कि अगर मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी का अगर किसी को वेट जानना है तो इसका मतलब कि मेरी बॉडी का मास जानना होगा। मास से मतलब, द्रव्यमान से मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान मतलब कि मेरी बॉडी में कितना मेरा बॉडी के अंदर कंटेंट है, मींस मेरा बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है किस मैटर से बना है, कितने मैटर से बना है, मतलब कि जो बॉडी है उसके अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास। मतलब वो मास क्या होता है, कभी भी द्रव्यमान है कभी भी बदलता नहीं है। अगर मेरा द्रव्यमान मेरे अर्थ पे जितना मान लो 60 किलो है, तो ये मेरे मून पे पहुंच जाऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, मास मेरा 60 का 60 रहेगा, पर जो वेट है मतलब जो आपका भार है इसमें बदलाव होता है। तो इससे ये समझ में आया कि मास कैन नेवर बी चेंज, कभी भी वो बदलता नहीं है, पर वेट जो होता है ये बदल जाता है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वेट आ सकता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। वेट आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जो मास होता है हमेशा कांस्टेंट एक स्थिर वैल्यू होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस पे डाल के। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, पहला पॉइंट बताया कि मास की आपकी यूनिट क्या होती है, मात्र केजी है। भार की यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी न्यूटन हो जाएगी। दूसरी बात, मास क्या होता है, एक तरह से किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पिंड में कितना कंटेंट है या कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है, वो क्या होता है, वो उसका मास होता है। और आपका भार क्या होता है, एक तरह का फोर्स, जो कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक किसी पिंड पर कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसका, ग्रेविटी का। मतलब ग्रेविटी, जैसे ये मैं खड़ी हूं तो मेरे ऊपर ग्रेविटी कितना बल लगा रही है अपनी ओर खींचते हुए, तो इस चीज को बोल देते हैं क्या, आपका वेट। तो वेट क्या होता है, एक तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी एक पिंड के ऊपर लग रही है, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण का बल जो कि किस पे लग रहा है, एक पिंड के ऊपर लग रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मास क्या रहता है, हमेशा जो द्रव्यमान होता है हमेशा एक स्थिर वैल्यू है, मतलब ये कैसी वैल्यू है, ये है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता
सकता है, 0 भी हो सकता है, और आपका मतलब ये वेट की बात हो रही है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट और इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको वेट और मास को समझने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, 120 केजी दिया हुआ है। ठीक है, एक पिंड है, पिंड का मास द्रव्यमान कितना है, 120 केजी दिया है। अब इसका क्या है, ये क्वेश्चन आपका पीवाई की क्वेश्चन है। तो अब किसी पिंड का द्रव्यमान 120 केजी है, उसका भार पृथ्वी एवं चंद्रमा पर ज्ञात करना है। तो भार कहां पर ज्ञात करना है, पहला पृथ्वी पे। तो वेट, और अच्छा हाँ, एक इसका और देखो कि वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू में ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का यूनिट क्या हो गई, मास इंटू में ग्रेविटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, फॉर्मूला हो गया, एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन। तो ये यहाँ पर इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेट आपका जो भार है, मास द्रव्यमान इंटू आपका ग्रेविटी, ये आपका भार होता है। ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस पर, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पर, तो यहाँ पर वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा मास इंटू में ग्रेविटी, और दूसरा क्या निकालना है, वेट ऑन आपका मून निकालना है। ये दोनों चीज आपको निकालनी है। ठीक, तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिसका पिंड का क्या है, मास दिया है, द्रव्यमान दिया है। देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर देख लेना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 30 मिनट के वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा वीडियो लंबा करूंगी तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आगे फिर से रिवाइज कर पाएंगे सारी चीजों को। मेरे हिसाब से मुझे आपको 1 महीना रिविजन के लिए चाहिए, तो मैं आपको सारा जब कंप्लीट करा दूंगी तभी रिवाइज करवा पाऊंगी। तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और थोड़ा लंबा लंबा आपको सेशन दिखेगा। ठीक है, तो चलो, वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी हो गया। ठीक है, द्रव्यमान इंटू आपको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 120 केजी दिया हुआ, तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा 120 केजी, और ये क्या हो गया आपका इंटू गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, जी की वैल्यू हो गई, मान लो 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 1200 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन भी बोलते हैं। तो 1200 न्यूटन की वैल्यू किसकी आ गई, वेट ऑन अर्थ आ गया कितना आपका, 1200 न्यूटन वेट ऑन अर्थ आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि वेट ऑन अर्थ कैसे आया। अब क्या होता है, वेट ऑन मून क्या होगा, तो वेट ऑन मून अर्थ के वेट का 1/6 भाग होता है, मतलब 1/6 होता है वेट ऑफ मून, किसका, अर्थ का। तो वेट ऑफ मून क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो वेट ऑफ मून हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, इसके हिसाब से आपका वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1200 न्यूटन। ठीक है, तो 6 2 12, तो इसके हिसाब से आपका वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पलर था, और ये आपका PYQ भी है, तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपको देखना है, सारी चीजों को नोट करते चलना। मैं जो आपको नोट्स दूंगी उससे तो पढ़ ही लोगे, पर खुद भी करोगे तो थोड़ा सा चीजें दिमाग में रह जाती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पलर है आपका एनसीईआरटी बुक का, इसकी आपको इमेज साइड में दिख रही होगी, जो आपका हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों हम में लेके हम चल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, वेट दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि 10 न्यूटन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो मतलब वेट ऑन अर्थ कितना है, 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब भार दिया है पृथ्वी का जो कि 10 न्यूटन है, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर भार दिया है कितना, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का भार नहीं है, एक ऑब्जेक्ट पिंड का भार है। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो इसका वेट दिया है, तो मेजर्ड मून में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 10 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 5 10। तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 1 3 और 3 6 18, इतना न्यूटन आपका वेट ऑन मून आ जाएगा। ठीक है ना, सही किया ना डिवाइड 5 से, 3 1 3 2 3 6 18। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां तक आपके क्या थे, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने कंप्लीट करवाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, एक आपका फ्री फॉल वाला जरा केस है, उसको जरा समझ लेते हैं सब लोग अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, चीजें मैं बाकी आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। और चलो देखो फ्री फॉल वाला कल हमने केस समझा था, उसको थोड़ा सा डीपली और देख लो, और आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है उसको भी मैं यहाँ पर साथ में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल स्टेट में है, मतलब आपका
ऊपर से नीचे से छोड़ दिया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से लेके नीचे से छोड़ देते हैं तो हमेशा उसपे ग्रेविटी एक्ट करती है, और ये चीज प्रूव की गई है कि उसपे अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उसके अलावा कोई भी फोर्स उसपे एक्ट नहीं करता। ठीक है, अब आपके एग्जाम में एक साइड में इमेज आपको दिख रही होगी, वापस से क्वेश्चन क्या आया था, ये आपको साइड में इमेज दिख रही है, उसमें क्या था कि एक पंख है और आपका साथ साथ एक स्टोन है। उसको क्या किया, देखो एक पंख है और क्या है, एक स्टोन है। ठीक है, ये पंख हो गया और एक ये स्टोन है। इसको क्या किया, इसको निर्वात की कंडीशन मतलब वैक्यूम की कंडीशन में इसको क्या किया, इसको डाल दिया। अब वैक्यूम की कंडीशन है और पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले जाकर सरफेस पे गिरेगा। ये क्वेश्चन है आपको साइड में दिख रहा होगा। तो देखो, जब वैक्यूम की कंडीशन हो गई मतलब निर्वात की कंडीशन हो गई, इसका मतलब सारी की सारी हवा निकाल दी गई है। तो इस सिचुएशन में ये चाहे पंख हो, चाहे आपका बॉल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये आपका केस पहला हो गया। 2-3 केसेस है, इसको समझ लो। तो पहला केस क्या हो गया कि अगर निर्वात की कंडीशन है तो उस सिचुएशन में जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उस निर्वात की कंडीशन में जो भी पिंड होंगे वो एक साथ एक समय पर नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब दूसरा केस, अगर मैंने यहां से क्या किया, वैक्यूम को हटा दिया, तो इसका मतलब कहां क्या है, अब यहां पर हवा है, हवा का माध्यम है, इसका मतलब क्या है, हवा एक तरह से प्रतिरोध का काम करेगी। ठीक है, हवा प्रतिरोध का काम कर रही है, हवा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आपका केस नंबर 2 है, इसको लिखते चलना इस तरीके से ही। अब यहाँ पर अगर फेदर नीचे गिर रहा है और स्टोन नीचे गिर रहा है, तो इस कंडीशन में कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे पहले पहुंचेगा। तो देखो, हवा में क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब अगर एक हवा की कंडीशन है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जहां पर हवा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स है। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट, जो पिंड गिर रहा है उसके ऊपर अपना रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा थोड़ा स्लो नीचे जाएगा, और इसके अपेक्षा ये क्या होगा, ये फास्ट नीचे जाकर गिर जाएगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये जो है, ये स्पीड से आप मत समझिए, ये समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, एयर ने अपना रेजिस्टेंस लगा दिया, एयर ने अपना प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, ये केस सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब एक और ऑब्जेक्ट है, ये तो एक सिंपल चीज ऐसी हो गई। अब एक सिचुएशन क्या है कि एक क्वेश्चन आया कि अगर एक फ्री फॉल वाली स्टेट है, मतलब फ्री फॉल, अब देखो चीजों को फिर से समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर कल किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वापस से करी हूँ, क्योंकि 1-2 मुझे डाउट्स आए थे टेलीग्राम पे, तो वो डाउट्स मुझे अब क्लियर करना है। तो क्या था, देखो सबसे पहले फ्री फॉल वाली कंडीशन समझो कि फ्री फॉल वाली कंडीशन है क्या। फ्री फॉल वाली कंडीशन है मतलब एक ही मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास ये पिंड है, और इस पिंड को मैंने क्या किया, फ्रीली छोड़ दिया। ठीक है, ये पिंड था मेरे पास, इसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया। अब जब मैंने इसको फ्रीली छोड़ा तो इसमें क्या होगा, ये नीचे आना शुरू कर देगा। ये नीचे इस तरीके से आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो सबसे पहली बात, जब भी फ्री फॉल वाला कंडीशन होती है, ठीक है, फ्री फॉल मुक्त पतन होता है। फ्री फॉल मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मुक्त पतन की, मुक्त पतन, या यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फ्री फॉल की। ठीक है, जब फ्री फॉल की कंडीशन हो रही है तो हमेशा वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो। देखो फ्री फॉल हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या बदल रही है, ऊपर से नीचे आने में नहीं, दिशा नहीं बदल रही है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब की वेलोसिटी की, ठीक है, TUDE, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका वेलोसिटी, वेग का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेग का मैग्नीट्यूड, तो वेग का मैग्नीट्यूड क्या है, बदल रहा है। तो ये हर सिचुएशन में ऊपर से नीचे आने में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। तो यहाँ पर बदल रही है किस तरीके से, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। क्या, जब मैंने क्या बोला, एक आपका मुक्त पतन का केस है, फ्री फॉल का केस है, जब ऑब्जेक्ट को क्या किया, इस तरीके से ऊपर से ऐसे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या, ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा। तो अब ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी की वैल्यू में, वेग की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। मान लो पहले 3 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुई। इसका मतलब कि हर टाइम इंटरवल पर, हर समय
अंतराल पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो, जैसे ही वेलोसिटी की बात हो जाती है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी आपका वेग में बदलाव की बात है, तो जहां पर चेंज इन वेलोसिटी आई वहां पर क्या दूसरा एक वर्ड यूज हो जाता है साथ में, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यूज हो गया, मतलब त्वरण की बात हो गई। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो यहां पर कौन सा एक्सीलरेशन यूज हो रहा है? यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है तेजी से। तो कौन सा एक्सीलरेशन? ये नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाता हुआ नीचे ले आ रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि मैंने क्या बात करी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है, किसकी? वेग की, पर उसकी दिशा नहीं बदल रही है, वेग की दिशा बदल, वेग का वैल्यू बदल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर त्वरण की बात हो रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है, इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पर त्वरण आपका, जो आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन कौन सा हो गया? आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। चलो, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में इसी फ्री फॉल वाली कंडीशन पे। तो देखो, पहले क्या था, ये समझा जा रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जिसका क्या है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ट्रक, और आपका अगर आप मैंने क्या किया, एक स्टोन ले लिया, और एक स्टोन के बाद एक मैंने ट्रक ले लिया। ठीक है, दो मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक स्टोन ले लिया, स्टोन हो गया, और ये एक इस तरीके से आपका ये ट्रक हो गया। ठीक है, ये ट्रक हो गया। ठीक है, अब ये दोनों अगर नीचे फ्री फॉल वाली स्टेट में है तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा? तो ये हुआ कि भाई जिसका मास जो भारी ज्यादा है वो नीचे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये पहले नीचे आ जाएगा, ये बाद में आएगा। पर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा अपना, तो उन्होंने टावर पर कहीं जाके चढ़े थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या किया, दो स्टोन को, जो कि अलग अलग भार के थे, अलग अलग मास के थे, तो सॉरी, मास मतलब द्रव्यमान, भार नहीं, तो अलग अलग द्रव्यमान के थे दो ऑब्जेक्ट्स, तो उन्होंने क्या किया, उसको ऊपर से गिरा दिया। अब ये पाया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ नीचे एक ही समय पर गिरे। ठीक है, मैंने क्या बोला? अब ये तो आपको मान लो यही गैलीलियो, ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अब इसी जगह पे गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने दो स्टोन लिए, स्टोन वन था और इनका स्टोन टू था। ठीक है, दो स्टोन ले लिए, एक का मतलब एक थोड़ा बड़ा ले लिया, एक थोड़ा छोटा ले लिया, मतलब दोनों के क्या हो गए, मास अलग अलग हो गए। ये M1 मास का था, ये M2 मास का था। ठीक है, दोनों को उन्होंने क्या किया, देखो कंडीशंस क्या लगाई, पहली क्या लगाई कि सेम हाइट। ठीक है, सेम हाइट से क्या किया, दोनों अलग अलग द्रव्यमानों के पत्थर को सेम हाइट से नीचे फेंका। तो उन्होंने पाया कि दोनों जो स्टोन्स थे वो एक ही समय पर नीचे आकर गिर गए। तो इससे ये समझ में आया उनको कि ये नीचे तो आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, आपकी ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, और कौन सा ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ तो नीचे रहे हैं ये। ठीक है, इनके ऊपर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ये ऑब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हैं बहुत तेजी से। पर ये ऑब्जेक्ट्स कितने भी भारी, दोनों में भार का अंतर था, दोनों में द्रव्यमान का अंतर था, भार नहीं द्रव्यमान का अंतर था, मासेस का अंतर था, पर फिर भी क्या, दोनों एक साथ नीचे आकर गिरे। तो इससे ये समझ में आया उनको कि चाहे एक ऑब्जेक्ट आपका हॉलो हो, चाहे एक आपका ऑब्जेक्ट ठोस हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट जब नीचे सेम हाइट से फेंका जाता है ऊपर से और फ्री फॉल की स्टेट होती है, तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाता है। इसकी वजह से वो क्या है, वो सेम टाइम पर नीचे आकर गिरता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, इससे एक वर्ड समझ में आया, इस वर्ड को समझेंगे, जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है। जो एक्सीलरेशन है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है।
ठीक है। और क्या नहीं करता है निर्भर? आपका एक्सिलरेशन, जो एक्सिलरेशन है, त्वरण है। त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो एक्सिलरेशन क्या है? ये आपका त्वरण। ये क्या हो गया? ये मासेस चाहे कोई भी हो मासेस, उस पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। तो अब स्टार्ट कर देते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? एक तरह का ये बल है जो कि हमेशा किसी भी सतह का क्या होता है? लंबवत लगता है। तो मतलब कोई भी सतह है, अगर ये मान लीजिए इस तरीके से ये एक सतह है, तो इस सतह का क्या लगेगा? हमेशा ये लंबवत लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर लगेगा। तो परपेंडिकुलर लगने वाला मतलब सीधा लगने वाला, इस तरीके से, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये सीधा लगने वाला जो बल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रणोद या आपका थ्रस्ट। ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है? एक तरह का बल है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सतह के। ठीक है। एक तरह का ये बल होता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? तो इसकी यूनिट होती है, क्योंकि एक तरह का ये बल है तो इसीलिए इसकी यूनिट हो जाती है, मात्रक हो जाता है इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। किसकी तरह? आपका फोर्स की तरह इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। चलो, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल। अब बात कर लेते हैं क्या प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया में, और एरिया कैसा? एरिया इन कॉन्टैक्ट। देखो बात को समझो कि क्या है, जैसे आपकी नेल है, आयरन की नेल है। अब इस आयरन की नेल को क्या किया? इस आयरन की नेल को दबाया। अब दबाया किससे? एक फिंगर्स के, मतलब थंब से दबाया। तो ये आयरन की नेल थी। इस आयरन की नेल को इधर से इस तरीके से, यहाँ से फिंगर रख के, थंब रख के दबाया, प्रेस किया, तो ये क्या है? अंदर अंदर घुस जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अंदर इस तरह से उसको घुसे देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? थर्स्ट पर यूनिट एरिया, एरिया में। और एरिया कैसा? एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो इस पर छोटे से एरिया का जो कॉन्टैक्ट है, तो एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका प्रेशर, दाब। तो प्रेशर क्या है? थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया। जो फोर्स है, बल लगा रहे हैं, बल किसमें? एक यूनिट एरिया में बल लगा रहे हैं। और बल कैसे लग रहा है? लंबवत लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो वो नहीं जाती है सही तरीके से, पर अगर मैं एकदम स्ट्रेट इस तरह से लंबवत लगाऊंगी, प्रेशर लगाऊंगी, थर्स्ट लगाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? बल लगाऊंगी तो वो क्लिप जो है वो अंदर, या पिन जो है वो अंदर घुस जाती है। ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? अब क्या हो जाता है? तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से प्रेशर का? तो प्रेशर हो जाता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कौन सा है? यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पर फोर्स जो है ये आपका थर्स्ट है। ठीक है। आपका प्रणोद है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से कई एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं, इनको समझेंगे। जैसे प्रेशर क्या हो गया आपका? फोर्स अपॉन में एरिया। अब देखो, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर कम लगेगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? देखो, सबसे पहले बात है कि अगर एक आयरन की नेल है, इसको जरा उल्टा बना देते हैं आयरन की नेल को। इस तरीके से आयरन की नेल बना दी मैंने। ये इस आयरन की नेल पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी का भी मान लो पैर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे किसी का पैर है, ये अगर पैर पड़ जाए तो इस पे क्या होगा? ये भुक जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। इसी जगह पे अगर आयरन की नेल का क्या है? गुच्छा है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आयरन की नेल की पूरी एक ट्रे बनी हुई है। अब इस ट्रे पे क्या है? किसी का पैर रखा जाएगा तो क्या उसको अंदर भुकेगा? नहीं भुकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? अब इस कंडीशन में क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। इस जगह का एरिया बढ़ गया। इधर क्या था? एरिया छोटी सी जगह पर क्या था? वो भुक जा रहा था। इधर क्या है? एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? अब एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसमें भुकेगा नहीं, इस केस में भुक जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके जो स्कूल के बैक के स्ट्रैप्स होते हैं, स्कूल के बैक के स्ट्रैप्स चौड़े चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि चौड़े होने से क्या होगा? उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो प्रेशर बच्चे के शोल्डर पे कम आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके एनसीईआरटी क्लास 8 में लिखा है, शायद 8 में ही है। ये तो मैं क्लास 9 का बता रही हूँ आपको, तो 8 में ही है, 8 या 7 में है, कि जो आपका पुली होता है, पुली क्या करता है? सर्फ के ऊपर अपना रैप करता है। किस तरीके से रैप करता है? जैसे सर के ऊपर अपना कपड़ा लेके चलता है ना, इस तरीके से, ऐसे रोल 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 करके, और यहाँ पर क्या है? ये पुली भाई साहब है, ठीक है, और अपना ये सामान को उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रोल क्यों करते हैं? अब देखो, अगर ये रोल करने से क्या हो रहा है इनके ऊपर? ये इसका एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है ये बढ़ गया। ठीक है, अगर इसी जगह पे कोहली ने क्या किया होता, ये कोहली महाशय है, और इन्होंने क्या किया होता, इस तरीके से
समझ लो कुली बन गया बस। अगर इन्होंने डायरेक्ट लगेज को लगाया होता तो इनका एक पर्टिकुलर एक छोटी सी बिंदु वाला एरिया आता, ठीक है, इतना सा एरिया आता तो इनको ज्यादा प्रेशर लगता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको कपड़ा ऐसे इस तरीके से रोल कर करके कपड़े को अपने सर पे रख लिया, और जब कपड़े को अपने सर पे रख लिया तो इनका एरिया देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। अब एरिया ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब अब इसके ऊपर इन्होंने लगेज जब रखा होगा, इसके ऊपर कोई लगेज जाके इन्होंने रखा होगा तो क्या होगा, इनका एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पर समझेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अच्छा हाँ मैंने बताया ना वो पिन वाला एग्जाम्पल और आपका बैक के स्ट्रैप्स वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है आपके रीसेंट एग्जाम में, मतलब आपका टीआरई 3 के में, टीआरई 2 में पूछा गया था क्या कि एक कोई मैन है, अगर वो सीधा खड़ा है या वो लेटी पोजीशन पे खड़ा है तो किस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो खुद सोचो, अगर एक मैन को हम एक मैन बना देते हैं जल्दी से, तो एक आदमी है, ये आदमी है, ये अब ये इस तरीके से सीधी पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। अगर इसे आदमी को मैंने क्या किया, लेटा दिया, इसको लेटा दिया, अभी लेट गए, तो अब खुद सोचो इसमें क्या है, इतने से दूरी में क्या है इनका एरिया है, और इसमें क्या है इतनी ज्यादा दूरी में एरिया है। तो एरिया ज्यादा किसमें है, एरिया क्षेत्रफल ज्यादा इसमें है, एरिया कम किसमें है, क्षेत्रफल कम इसमें है। तो एरिया ज्यादा इसमें है तो प्रेशर कम किसमें लगेगा, प्रेशर आपका कम इस वाले केस में लगेगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो वही बात है, सैंड में अगर खड़े हुए हो तो सैंड जो है धंसती चली जाती है, रेत जो धंसती चली जाती है, नीचे की तरफ पैर चला जाता है, क्योंकि खड़ी स्थिति में है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब अगर लेटी पोजिशन में है सैंड में तो वो नहीं धंसती उतनी तेजी से, तो क्या है, क्योंकि वहां पर एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम लगता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपके बुक में एग्जाम्पलर है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, अभी जो मैं पीपीटी पे आपको करवाने वाली हूँ सॉल्व। तो उसमें क्या है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब उसमें पूछा गया है कि वुडन ब्लॉक में किस वाले में आपका एरिया ज्यादा होगा। तो वुडन ब्लॉक है, मान लो ये मेरे पास एक वुडन का ब्लॉक है, ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, एक टेबल पे रखा है, और मेरे पास यही वुडन का ब्लॉक, इसको मैंने इस तरीके से इस पोजीशन पे रखा है, सीधी पोजीशन पे रखा है। तो अब किस में ज्यादा एरिया रहेगा, तो ये मेरे पास टेबल टॉप हो गया, ठीक है, ये टेबल टॉप है, ये भी टेबल टॉप है। तो आप खुद सोचो किसमें ज्यादा एरिया है, यहाँ तो सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर किसमें ज्यादा लग रहा होगा, प्रेशर इस वाले में ज्यादा लग रहा होगा, इस वाले में प्रेशर कम लग रहा होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, प्रेशर का एक और आता है आपका लिक्विड के ऊपर, कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, जो आपके द्रव्य होते हैं वो आपके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आपके दाब को एक्सर्ट करते हैं, किस तरीके से। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक ये क्या है, ये एक मेरे पास गोल सी एक बॉल है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब एक समझ लो एक बलून है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसमें हर जगह पे छेद कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो इक्वल डायरेक्शन में, मतलब इक्वल इंटेंसिटी से निकलेगा हर छेद से बाहर। क्या मैंने बोला कि लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जो लिक्विड है, जो आपका द्रव्य है, वो द्रव्य क्या करता है, प्रेशर आपका दाब जो है दीवार पर लगाता है, कंटिन्यू लगाता है। जैसे कि आपका एक कंटेनर कुछ इस सिचुएशन में है, अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है, तो लिक्विड जो है हर दिशा में अपना ये इस तरीके से प्रेशर को लगाएगा, ठीक है। अब ये बाहर क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि इसमें ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, वायुमंडलीय दाब भी लगता है, जो कि उसको बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। तो ये लिक्विड ने क्या किया, हर जगह पे, हर दीवार के कोने पर प्रेशर लगाया, हर वॉल्स पर प्रेशर लगाया। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्किल है, एक बलून है जिसमें पानी भरा है, तो लिक्विड क्या है, एक्सर्ट प्रेशर लगा रहा है, और इसमें छेद कर दिए गए, तो देखा गया कि इक्वल डिस्टेंस तक पानी, हर में इक्वल डिस्टेंस तक पानी जा रहा है इस गोले वाले सिचुएशन में, ठीक है। तो इसमें समझ में आया कि लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर इन इक्वल डायरेक्शन, मतलब इक्वल डायरेक्शन में हर जगह इक्वल प्रेशर के साथ वो एक्सर्ट करता है, तो पानी इक्वल प्रेशर से निकलता है, ठीक। अब देखो, अब इसके साथ साथ आपका एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको समझना है, जो कि एग्जाम्पलर है आपका किस तरीके से, और ये पीवाईक्यूज भी है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने क्या है, पानी अच्छे से पूरा ऊपर तक भर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, 3 छेद करे गए, एक छेद यहाँ किया गया, एक छेद यहाँ किया गया, एक छेद यहाँ किया गया। छेद ए मतलब ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट में छेद किया गया। अब पूछा गया कि कौन से पॉइंट से पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, तो जो छेद सबसे नीचे रहेगा पानी उससे क्या रहेगा, सबसे दूर जाएगा, और फिर इसके बाद फिर सबसे कम क्या रहेगा, सी वाले से। इसको कैसे समझेंगे कि जितना जो नीचे है, जितना नीचे लेवल है पानी का, उसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो क्या उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं,
ऊपर क्या होगा, ऊपर कम प्रेशर होगा, कम मॉलिक्यूल्स है वाटर में, फिर बी में क्या है, थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। अब ए में क्या हो गया, सबसे ज्यादा एयर के वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इससे क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्रेशर ए में है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है तो वो क्या है, वो दूर तक पानी जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला छेद है यहाँ पर, उसमें पानी क्या है, सबसे पास जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, तो आपका थ्रस्ट और प्रेशर कंप्लीट होता है, प्रणोद और आपका दाब कंप्लीट होता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट भी समझ लो, मात्रक क्या हो जाता है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। और एक और इसकी एक यूनिट होती है टॉर, ठीक है, टॉर याद रख लो, क्योंकि आपके मोर देन वन ऑफ द अबव में अगर पास्कल और टॉर दोनों दे दी है, ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और आपकी टॉर दोनों दी है, तो आपको टॉर भी मार्क करनी है कि टॉर भी आपकी यूनिट होती है प्रेशर, ठीक है, सिंपल याद कर लो। चलो अब बात कर लेते हैं कि बायोवेंसी, आपका उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, बायोवेंट फोर्स क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर जा रहा होता है, तो नीचे से पानी भी उसके ऊपर एक बल लगाता है, इसी बल को बोलते हैं क्या, आपका उत्प्लावन बल, बायोवेंट फोर्स। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तैर रहा है, तो नीचे से उसमें पानी प्रेशर लगा रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, उस कारण से वो चीज तैर रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल। मतलब एक मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें पानी प्रेजेंट है, अब मैंने क्या किया, इसमें बॉटल डाल दी। अब बॉटल डाल दी तो क्या है, बॉटल यहाँ पर तैर रही है। तो तैर रही है क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे से क्या लग रहा है, बायोवेंट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से नीचे से कौन सा फोर्स लगा, बायोवेंट फोर्स लगा, जिसने क्या किया, इसको तैराने में मदद किया। अब ऊपर से भी तो ग्रेविटी लग रही होगी, तो ऊपर से क्या है, आपको ग्रेविटी लग रही है, जी लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर से क्या लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे से बायोवेंट फोर्स, तो इसको क्या है, तैराने में मदद करता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट डूब गया, या कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मतलब इतना तैरा, फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा ज्यादा तैर गया, इस तरीके से आधा इमर्स्ड हो गया इस तरीके से पानी के अंदर। तो ये कैसे हो गया, तो ये सब डिपेंड होता है किसपे, घनत्व पे, पानी के घनत्व पे, और आपका जो भी पिंड है उसके घनत्व पे। देखो समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड कब डूबेगा, जब उसका घनत्व, पिंड का घनत्व पानी के घनत्व या तरल के घनत्व से ज्यादा होगा, तो वो पिंड जो हो जाएगा वो डूब जाएगा। क्या मैंने बोला, फिर से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक क्या है, केस है, दो मेरे पास केस है, एक मेरे पास ये पानी का बॉटल है, एक मेरे पास ये पानी का बॉटल है। एक में क्या था, ये मेरे पास एक स्टोन था जो कि डूब गया, और एक मेरे पास था ये जो बॉल थी, ये क्या है, ये तैर रही है इसमें। अब क्यों हुआ, दोनों में पानी भरा हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ, एक में डूब गया और एक में तैर गया। क्यों डूब गया इसमें, क्योंकि इसमें जो स्टोन का घनत्व है, स्टोन की डेंसिटी है, वो ज्यादा है किसकी डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी से। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्टोन की डेंसिटी, इसमें डेंसिटी ऑफ स्टोन, मतलब डेंसिटी ऑफ स्टोन ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी की घनत्व से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये सिंक करेगा, डूब जाएगा। अब इसी जगह पर ये तैरा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ जो आपकी बॉल है ये कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो इतनी बात समझ में आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता कब है, जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस तरल पदार्थ में उसको तैराया जा रहा है या तैराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब कि यहाँ पर नीचे से बल किस तरीके का लग रहा होगा, बायोवेंट फोर्स लग रहा होगा। ऊपर से कैसा बल लग रहा होगा, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो अब जब डूबने वाला केस है, तो इसका मतलब कि बायोवेंट फोर्स में कमी आ गई, नीचे से जो उत्प्लावन बल लगना था, जो कि उसको ऊपर तैराने रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, वो कम हो गया, और नीचे लगने वाली ग्रेविटी ज्यादा हो गई, क्योंकि घनत्व ज्यादा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर इसको मार्कर चेंज करके बताऊंगी तो आपको ज्यादा चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। इस वाले केस में क्या हो गया, ग्रेविटी ज्यादा हो गई, ग्रेविटी ज्यादा हो गई, और आपका जो बायोवेंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, ये कम हो गया, ठीक है। तो यहां से ऐसे समझ लो कि एरो लगाओ, दो एरो लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दो खूब सारे एरो, ठीक है। तो यहाँ पर खूब सारे एरो लगा दिए, तो इसको मैं ग्रेविटी ज्यादा नीचे कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जो पिंड है उसकी घनत्व ज्यादा है, उसकी वजह से वो डूब गया। आई होप ये पॉइंट इजी था, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड, तो वही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोवेंट फोर्स, कितना बायोवेंट फोर्स की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है किस पे, कि एक ऑब्जेक्ट, एक पिंड, उसका घनत्व कितना है। अगर ज्यादा घनत्व है तो बायोवेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर घनत्व कम है तो बायोवेंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे कि वो तैरता रहेगा। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी पे डिपेंड होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को या तो पूरा डुबाओ,
जब हम किसी बाल्टी भरी हुए पानी में अगर एक बॉटल को तैराने की कोशिश करते हैं या उसको दबा के नीचे लगते हैं, ऐसा दबाते हैं खींच के ऐसे, तो क्या है नीचे से एक बल लग रहा होता है, वो बल फील होता है, तो वो क्या हो गया, वो अब थ्रस्ट हो गया, ठीक है, नीचे से लगने वाला बल या बायोंट फोर्स हो गया, जो कि उसको ऊपर की तरफ इस आपका ऊपर की तरफ ऐसे करके धक्का देता है, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स उसमें वो लगता है। तो देखो अब क्या हो गया, पहले बॉडी इज इमर्स्ड और पार्शियली और फुली, जब कोई भी बॉडी अगर थोड़ी या पूरी पानी के अंदर चली गई है, इसको देखो समझो, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको वैसे पता ही होगा, क्या है, मेरे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ से क्या है, नोजल निकला हुआ है, मतलब पानी के गिरने की व्यवस्था है कि अगर गिरेगा तो यहाँ पर भर जाएगा। अब इसमें पानी यहाँ तक पूरा फुल है, ठीक है, पानी ऊपर तक फुल है, जरा भी ऊपर जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। अब क्या किया, इसमें एक बॉटल को डाल दिया। अब बॉटल को डालेंगे तो क्या होगा, जो बॉटल होगी उसके आने से क्या हुआ, यहाँ पर मान लो ये एक बॉटल थी जिसको इसमें डाला गया। अब इस बॉटल के आने से क्या होगा, कुछ जो पानी है वो डिस्प्लेस आउट होगा, मतलब वो बाहर निकलेगा। अब वो उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि उस बॉटल का क्या होगा, आपका उस बॉटल के वेट के बराबर जो पानी है वो निकलेगा। मतलब वही बात कि अगर स्विमिंग पूल में कूद गए तो जितना पानी बाहर निकल जाता है तो वो पानी उस बॉडी के वेट के बराबर होता है। तो यही चीज है, और सबको पता भी होता है कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट, जो पानी में पार्ट अंदर गया, वो पानी के कितना निकला पानी से बाहर उसके बराबर होता है। मतलब जितना पानी बाहर निकल गया उतना ही वेट, उतना ही उसका वॉल्यूम होगा वाटर का, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और फुली इन अ फ्लूइड, एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि यूरेका यूरेका करके भागते हुए चले आएंगे, ठीक है। फिर लास्ट आपका बचता है यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, आपका अपेक्षित घनत्व। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो कर लेना, नहीं तो ऐसा कुछ आया दिखा तो है नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी की एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 4 मार्क करो सबके सब अपनी नोटबुक में, कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, दोनों क्या है ऊपर से कैंसिल जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का घनत्व, और पानी का घनत्व, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आते हैं तो, और मैंने तो नहीं देखा अभी तक, और इसका ये यूनिट जरूर पूछी जाती है, तो यूनिट को समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है कि टॉपिक्स को लेकर। अब चलिए सारे एग्जाम्पलर्स को निपटा देते हैं। अभी भी आधा से पौना घंटा लग जाएगा आपको एग्जाम्पलर्स को एक्सप्लेन करने में। पीपीटी के माध्यम से क्या रहेगा ना, क्वेश्चन आपके अगल बगल में लगे होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप पेपर पेन लेकर बैठना, अभी की सारी चीजें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको खुद अपने पेपर में नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स में बाकी ये सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो मेरे पास नोट्स में है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट से पीडीएफ लेना है तो वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, हैंड रिटन नोट्स की है, समझ लेना बस। मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में कोशिश करी है लिखने की, अगल बगल कर करके आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो सीधा चलते हैं, अब स्क्रीन पर मिलते हैं आपसे और सारी चीजों को कंप्लीट